Welcome to Hello PYQ. This is the second lecture of discussing for फिजिक्स क्वेश्चंस जो कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 में आए हुए थे। हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चंस के माध्यम से हर कॉन्सेप्ट को डीप डाइव समझने की कोशिश करेंगे ताकि लॉन्ग टर्म तक मेमोराइज करने में हेल्पफुल हो। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट ऑलरेडी व्यवस्थित है जहां से आप सब्जेक्ट वाइज एग्जाम वाइज फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन में एक फाइन शार्प दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विद्युत परिपथ में एक धातु के तार के सिरों के बीच विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V है। उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है I। ठीक है, तो यदि उसका तापमान समान रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर होगा, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को समझने से पहले अगर हम देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है, यानी विभवांतर। मान लीजिए आप एक पानी के पाइप को पकड़कर खड़े हैं। अगर पाइप में पानी तेजी से बह रहा है तो इसका कारण है कि एक तरफ से पानी को ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है। ठीक है, इस धक्के को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। फिजिक्स में ये बताता है कि किसी तार में इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, कितनी ताकत की जरूरत होती है, तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बात करें करंट की, यानी कि आई, अब सोचिए कि पाइप में पानी का कितना बहाव है, फ्लो हो रहा है, तो वही क्या है? करंट है। ठीक है, करंट है। फिजिक्स में तार में इलेक्ट्रॉन्स कितनी तेजी से बह रहे हैं, तो ये होता है करंट। ओम का नियम क्या कहता है कि जब तार में पोटेंशियल डिफरेंस V बढ़ाते हैं तो धारा जो है वो बढ़ती है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू होता है I, और V और I एक दूसरे के सीधे समानुपाती होते हैं। ठीक, लेकिन ये नियम तभी काम करता है जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, और फॉर्मूला इसका अगर हम बात करें, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो V इक्वल्स टू होता है IR। ठीक, जहां पर V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R रेजिस्टेंस, यानी तार में एक तरह का रुकावट। मान लीजिए तार और बल्ब का अगर कनेक्शन देखते हैं तो अगर आप बल्ब में ज़्यादा वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है, तो बल्ब ज़्यादा तेजी से जलने लगेगा। ठीक, ये इसलिए होता है क्योंकि तार में धारा जो करंट है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ओम्स लॉ इसका राइट आंसर होगा। अगर हम इसको ग्राफिकल मैनर में समझें तो इसका जो ग्राफ अगर बनाएं, तो अगर एक्स एक्सिस पे अगर हमें वोल्टेज लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज को रेफरेंस लेकर चलते हैं, क्योंकि वोल्टेज होगा तभी तो करंट डेवलप होगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं? वोल्टेज को यहाँ पर रेफरेंस लेकर चलते हैं और इसके रिस्पेक्ट में करंट कितनी बढ़ रही है। तो ये अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई प्रोपोर्शनल टू वी होगा। बात करें अगर सेकंड क्वेश्चन की, तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसमें कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई दो वस्तु है, उन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है, और वो आकर्षण बल किसके माध्यम से निकाल सकते हैं हम? F इक्वल्स टू वो आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स जो है वो निकाल सकते हैं F इक्वल्स टू G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर m1 और m2 रेस्पेक्टिवली इन दोनों के मास है और r जो है इनके बीच की दूरी है, और g एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि चीज़ें पृथ्वी की तरफ खींचती चली जाती है। ठीक, बात करते हैं न्यूटन लॉ की, तो यह बल, गति और संवेग से जुड़ा हुआ नियम है। ठीक, और फैराडेज लॉ है जो है, तो यह एक तरीके से ईएमएफ और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। इन सभी के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा की है, आप वहाँ से एक बार उसे रेफर कर सकते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पर डिटेल में समझे, क्योंकि बार बार अगर आपको मैं यहाँ पर मेमोराइज करवाऊंगा तो ये आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। तो बात करते हैं एक बार डिटेल में ओम्स लॉ की। ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक, तो इसे कहते हैं कि विभवांतर यानी कि V किसी तार के सिरों के बीच जितना बढ़ेगा, धारा जो है I वो उतनी ही बढ़ेगी, बशर्ते टेम्परेचर समान हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR, जिसमें V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, अट्रैक्टिव मैनर में वो काम करती है, यानी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और यह खिंचाव उनकी द्रव्यमान यानी कि मास के सीधे अनुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इनके बीच की दूरी अगर r है और इनका जो मास है वो 1m1 और m2 है,
तो उनके द्रव्यमान के तो अनुपाती होगा, यानी F इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 m2, और उनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर, यानी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जहां पर F गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी जिसे हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स। जी अगर हम बात करें, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा F इक्वल्स टू जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर जी जो है वो एक गुरुत्व स्थिरांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 और m2 वस्तुओं के द्रव्यमान है और r उनके बीच की दूरी है। और एग्जाम्पल के अगर तौर पर देखें तो पृथ्वी हमें खींचती है, इसलिए हम जमीन पर खड़े हुए रहते हैं। वो इसी लॉ के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करता है। बात करें न्यूटन्स लॉ की, तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी न्यूटन्स लॉ की, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, तो यहां पर पहला नियम बताता है कौन सा, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जड़त्व का नियम। कोई भी वस्तु तब तक अपनी अवस्था, गति या स्थिर यानी मूवमेंट या स्टेबल में रहती है जब तक उस पर बाहरी बल लगाया न जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई गाड़ी है वो रुकी हुई है, ठीक है, स्टॉप है अभी, तो वह तब तक नहीं चलेगी जब तक उस पर धक्का न लगा दिया जाए। ठीक, अगर बात करें सेकंड लॉ की, सेकंड लॉ क्या कहता है कि बल F वस्तु के द्रव्यमान m और त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो F है वो वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण a यानी एक्सेलरेशन a के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक, यानी F बराबर ma। तो जितना ज़्यादा वजन होगा, बल यानी उसे धक्का देने के लिए उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एक्शन रिएक्शन। ठीक है, यानी जब आप दीवार को धक्का देते हो तो दीवार आपको पीछे धक्का देती है। ठीक, अब समझते हैं फोर्थ लॉ जो कि है फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ। ठीक है, जब किसी तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, EMF इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। तो जहाँ पर फाई जो है वो चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और d∅/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या जनरेट करता है, एक तरीके से EMF जनरेट करता है। अब ये जो फेराडेज EMF है, इसका एग्जांपल देखें तो जनरेटर में जब चुंबक घुमाते हैं तो करंट उत्पन्न होती है। ठीक है, इस तरह से हमने हर एक क्वेश्चन को, हर एक ऑप्शन को समझा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, एक तार का प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई को 8 गुना बढ़ा दिया जाए और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 4 गुना घटा दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध R डैश क्या होगा। तो R डैश की अगर बात करें तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जहाँ पर रो तार के मटेरियल की एक रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, और अब सवाल को समझते हैं कि लंबाई को 8 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो L है उसको तो हम कर देंगे 8L। ठीक, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 4 गुना घटा दिया जाए, यानी कि जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा A/4। ठीक है, 4 गुना कम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में कम कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 गुना कम करने पर A/4 हो जाएगा। अब इसको इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो क्या आएगा, R इक्वल्स टू रो 8L, 1 सेकेंड गाइस, रो 8L डिवाइड बाय A/4। तो अगर 4 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, रो इंटू 32 L/4, L/A। तो रो L अपॉन A ये तो ऑलरेडी R है ही, और 32 इसके कॉफिशिएंट में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो नया प्रतिरोध बनेगा वो 32 गुना हो जाएगा। कितना, 32 गुना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो विद्युत अगर मोटर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। किसको, मैकेनिकल एनर्जी को, एक तरीके से विद्युत मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इसमें क्या, एक बात करें इलेक्ट्रॉन एनर्जी की, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी की। तो यह एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की गति से जुड़ी हुई होती है,
जब इलेक्ट्रॉन एक तार या सर्किट में चलते हैं तो वे ऊर्जा ले आते हैं। ठीक, अगर आप किसी बल्ब को जलाते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उपयोग होता है, लेकिन इसे मोटर से जोड़ना सही नहीं है। ठीक, तो मोटर के लिए मैकेनिकल एनर्जी यूज होती है। बात करें मैग्नेटिक एनर्जी की, यानी कि चुंबकीय ऊर्जा की, तो यह ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है। जब धारा करंट किसी तार से प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करती है। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोटर में चुंबकीय क्षेत्र बनता है, लेकिन यह एक अंतिम प्रोडक्ट नहीं है। चुंबकीय ऊर्जा यानी मैग्नेटिक एनर्जी मोटर के अंदर एक माध्यम की तरह काम करती है। अगर आप किसी चुंबक के पास लोहे का टुकड़ा लेकर जाते हैं तो वह खींचता है, वह अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यह चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग होता है, लेकिन ये अंतिम प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, किसका? इसका विद्युत ऊर्जा का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो ये नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय ऊर्जा। ठीक, इसका जो अंतिम प्रोडक्ट की बात करें तो वो होती है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि उसे घुमा रहा है। बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, यानी कि परमाणु ऊर्जा की, तो यह ऊर्जा परमाणु के अंदर से आती है। जब एटम टूटते हैं, यानी कि उनमें न्यूक्लियर फिजन होता है या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फिजन या फ्यूजन, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। और परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग है बड़े बड़े पावर प्लांट्स या बम बनाने में होता है। बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा की, तो यह ऊर्जा किसी चीज़ को हिलाने, घुमाने या काम करने में लगती है, यानी रोटेशन करने में लगती है। तो बिल्कुल मोटर की खासियत यही है कि यह विद्युत ऊर्जा को घुमाने की शक्ति यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जैसे कि फैन, मिक्सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो धारा और वोल्टेज के बीच का ग्राफ क्या होगा? तो अगर कोई चालक है, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये डिस्क्राइब किया था कि अगर कोई चालक जो है वो ओम के नियम का पालन करता है तो V प्रोपोर्शनल टू I होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम I बढ़ाएंगे, जैसे जैसे V बढ़ाएंगे, सॉरी, इसको हम ऐसे लिखेंगे I प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि V के रेस्पेक्ट में I बढ़ता है। ठीक है, पहले V क्रिएट करेंगे तभी तो I क्रिएट होगा। ठीक है, पहले वोल्टेज होगा तभी तो करंट बनेगी ना, इसीलिए। तो अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, अच्छा, ये कंडीशन तभी लागू होती है ओम्स लॉ जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो V को हम रेफरेंस एक्सिस पर लेंगे और I को हम यहाँ पर लेंगे। तो जैसे जैसे V बढ़ाएंगे, मान लीजिए मैंने V को 1 वोल्ट किया तो I भी 1 एम्पियर बढ़ा, V को 2 वोल्ट किया, I भी 2 एम्पियर बढ़ा। तो इस तरह से, क्यों? क्योंकि I प्रोपोर्शनल टू B होता है। जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा, तो एक तरीके से लीनियर लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधी रेखा एक तरीके से मेंटेन होगी अगर वो ओम के नियम का पालन कर रहा है तो। कौन? कंडक्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ रजिस्टर ऑफ 15 ओम कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फॉर 12 सेकेंड, द हीट प्रोड्यूस्ड इज। यदि 15 ओम प्रतिरोध में 2.5 एम्पियर वाला 12 सेकेंड तक प्रवाहित होता है धारा, ठीक है, तो उत्पन्न ऊष्मा कितने जूल होगी? तो हमें क्या गिवन है? R इक्वल्स टू 15 ओम, करंट I इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, और टाइम T इक्वल्स टू होता है 12 सेकेंड। ठीक है, अब क्या निकालना है? हमें निकालना है H की, क्या? हीट, यानी कि हमें उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है, किसमें? जो कि होती है जूल्स में। ठीक है, ऊष्मा का जो मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है। अब ऊष्मा का निकालने का सूत्र क्या है? H इक्वल्स टू होता है I²RT। ठीक है, आई जहाँ पर करंट है, आर रेजिस्टेंस है और टी टाइम है। अब इसमें फॉर्मूला रखते हैं हम, आई की वैल्यू रखते हैं कितनी? 2.5 का होल स्क्वायर, 2.5 का होल स्क्वायर, और इंटू 15 ओम इंटू 12 सेकेंड। ठीक है, 12 सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 स्क्वायर इक्वल टू 6.25, और 6.25 इंटू 15 इंटू 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने पे 6.25 इंटू 15, 6.25 इंटू 15 इंटू 12। तो इसका अगर मैं 4 इधर लूँ तो 6 चौके 24 और 1 25, तो 25 इंटू 15 इंटू 3। ठीक है, तो 15 थी 45, और ये जो हो जाए कितना?
ये हो जाएगा 45 इंटू 25, और जब इनको सॉल्व करते हैं तो 25 चक्के 100 और 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 1125। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा 1125 जूल। ठीक, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर अगर हम समझे तो करंट जो है वो तार में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो है वो तार की एक रुकावट होती है। ठीक है, और हीट की अगर बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन रुकावट के कारण टकराते हैं तो ऊर्जा गर्मी के रूप में निकलती है। और ऊष्मा का फॉर्मूला यही बताता है कि धारा, समय और प्रतिरोध जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा गर्मी बनेगी, उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे खोजने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए देख लेते हैं एक बार कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग हम किस दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। तो ये करते हैं धारावाहक चालक की गति की दिशा निकालने के लिए। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बताता है? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें ये बताता है कि जब कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, तो उसमें ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो बनता है, और धारा की दिशा क्या होगी ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अपना दाहिने हाथ यानी राइट हैंड रूल की बात करते हैं। दाहिने हाथ को फैलाइए। इसमें 3 अंगुलियां जो कि होती है थंब, अंगूठा, तर्जनी यानी 4 फिंगर, और मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर, ये आपस में 90 डिग्री पर होनी चाहिए। थंब जो है वो चालक की गति की दिशा दिखाएगा, चालक यानी कंडक्टर की गति की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। और 4 फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। ठीक है, और जो मिडिल फिंगर है वो उत्पन्न धारा की दिशा यानी कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो वो होता है एक जनरेटर। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। जब कॉइल घूमती है तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से ईएमएफ और धारा की दिशा पता लगाई जा सकती है। ठीक है, अगर हम तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 1 को कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसमें दाहिने हाथ के अंगूठे की को धारा की दिशा में रखें। किसमें? अगर हम पहला ऑप्शन देखें, धारावाहक चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या इसको रिप्रेजेंट करता है? देखिए, देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि यह एक तरीके से राइट हैंड थंब यानी दाहिने हाथ का अंगूठा नियम से रिलेट करता है। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है। कैसे? इसमें दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखिए। अगर मान लीजिए करंट यहाँ है तो अंगूठे को ऊपर की तरफ रखिए, और आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। ये जो जैसे ही आप अपनी उंगली को मोड़ेंगे तो ये एक तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करेंगी, और यह नियम किसी भी तार में धारा प्रवाहित होने पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्लियर हो गया आपको। ऑप्शन नंबर अगर 2 की बात करें कि डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाहक चालक की धारा दिशा, यहाँ पर करंट है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो हम करेंगे राइट हैंड थंब रूल, और धारा की दिशा के लिए क्या करेंगे कि यह सीधे ओम के नियम और सर्किट के जो प्रिंसिपल्स है उनसे रिलेट करता है। किसी तार में धारा का प्रवाह बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। अगर कोई बैटरी है तो उसमें जो करंट है वो इस तरफ निकलेगी। ठीक है, इस तरफ निकलेगी। ठीक, तो धारा का जो प्रवाह होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। तो यहाँ पर जो है धारावाहक का चालक की धारा की दिशा एक तरीके से ये ओम्स लॉ को इंडिकेट करता है, ओम्स लॉ को इंडिकेट करता है। ठीक, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पर क्या मोशन की बात आ रही है, मोशन यानी कि गति की दिशा, धारावाहक चालक की गति की दिशा के बारे में बताता है। तो यह एक तरीके से दाहिने हाथ के नियम को रिप्रेजेंट करता है, और जो कि अभी हमने समझा। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पर आ रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड। कीवर्ड्स को पकड़िए आप, जो भी ऑप्शंस है आपको खुद ब खुद आराम से समझ में आने लगेंगे
कि कीवर्ड्स को अगर आप पकड़ लेंगे तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कह रहा है, तो अभी हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की दिशा को कैसे मेजर करते हैं कि 1 सेकंड। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड। एक तो ये कि कोई भी दो वस्तु अगर आपस में रखी हुई है पास पास, तो वहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा जिसका एक फॉर्मूला होता है F=G m1m2/r²। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि इसका संबंध न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर है, यानी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हमेशा नीचे की ओर होता है। ठीक, तो कॉन्क्लूजन क्या निकला इसका, इस क्वेश्चन का, कि फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम यानी कि राइट हैंड रूल ईएमएफ और चालक की गति की दिशा के लिए उपयोग होता है ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। ठीक, और बाकी विकल्प अगर देखें तो अन्य नियम जैसे कि ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र, ये राइट हैंड थंब रूल बताता है, और धारा की दिशा की बात करें तो ये ओम्स लॉ बताता है, और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की बात करें तो ये ग्रेविटेशनल लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज के तल पर एक चालक पर विचार करें जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। चालक के बाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, कागज के तल के लंबवत और बाहर की ओर। चलिए समझते हैं कि करंट इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ठीक, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी सवाल में कहा गया कि धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करें तो जब धारा एक तार में प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड रेखाएं एक गोलाकार होती हैं। ठीक है, जो कि तार के चारों ओर बनती है। अब राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम क्या समझते हैं कि यह नियम बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी उसकी उसकी दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखें, और आपकी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा को दिखाएंगी। अब सवाल में स्थिति को समझें कि धारा की दिशा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर है। ठीक, यानी कागज पर एक सीधी रेखा खींचे जिसमें नीचे से ऊपर की ओर धारा दिखाएं, और बाईं ओर की स्थिति देखें कैसे कि चालक के बाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जाननी है। ठीक, तो राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर देखेंगे हम कैसे कि अंगूठा धारा की दिशा में रखें, और अब बाईं ओर आपकी उंगलियां कागज के बाहर की ओर मुड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन में दिख रहा है हमें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत और बाहर की ओर रहेंगी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगर हम अन्य विकल्पों को समझें तो फर्स्ट विकल्प बिल्कुल गलत है, धारा की दिशा के विपरीत, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा से संबंधित होती है लेकिन उसके चारों ओर गोलाकार रेखाओं में होती है, ना कि विपरीत। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो कागज के तल के लंबवत और अंदर की ओर, तो यह एक तरीके से सही होता है यदि हम चालक के दाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, बाईं ओर पूछा गया है। ठीक है, ये कब होता है, जब दाईं ओर पूछे। ठीक, और अगर ऑप्शन 3 की बात करें तो धारा की दिशा में, तो यह भी गलत है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धारा की दिशा में नहीं होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी तार को बिना उसका क्षेत्रफल बदले उसकी लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, जैसा कि अगर आप इसे प्रैक्टिकल तौर पर समझना चाहें, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ नहीं पाते। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप की पॉइंट देख लेंगे, अगर वहां पर कीवर्ड देख लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। चलिए एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि अगर कोई कागज, जैसे आप किसी कागज पर, ठीक है, एक कागज है, ठीक है, अगर हम इस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए आप एक पेन को पकड़ लीजिए अपने हाथ में। ठीक है, ये पेन है और ये इसकी नोक है। ठीक, ठीक है, अब इसको ऐसे पकड़िए कि पेन को सीधा रखें और उसकी नोक नीचे और ऊपरी हिस्सा ऊपर दिखाएं। ठीक है, नोक को अगर आप यहाँ पर रखिए नीचे, ठीक है, और ऊपरी हिस्सा जो है उसको ऐसे दिखाएं। ठीक, ये पेन है। ठीक, तो मान लीजिए ये कोई पेन है। ठीक है, और अब क्या करें आप कि अब दाहिने हाथ का अंगूठा जो है वो पेन की दिशा यानी कि नीचे से ऊपर में रखें। ठीक है, आपकी उंगलियां पेन के चारों ओर गोलाकार दिशा में मुड़ेंगी। किधर की तरफ, जैसे आप इधर रखेंगे ऊपर की दिशा में अपने अंगूठे को रखेंगे, ठीक है, तो आपकी जो उंगलियां हैं वो एक तरीके से गोलाकार दिशा में मुड़ेंगी, और एक तरीके से आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कागज से के बाहर की ओर उंगलियां आ रही है। कैसे, आपकी उंगलियां जब
पेन के चारों ओर गोलाकार दिशा में मुड़ेंगी तो बाईं ओर आपकी उंगलियां कागज से बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देंगी और दाईं ओर आपकी जो उंगलियां हैं वो कागज के अंदर जाती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम कागज के तल के लंबवत और बाहर की ओर आती हुई दिखाई पड़ती है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि यदि किसी तार को बिना उसका क्षेत्रफल बदले उसकी लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है रेजिस्टिविटी की यानी कि प्रतिरोधकता। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किसी भी मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करते हैं। इसे मटेरियल की धारा प्रवाह को रोकने की क्षमता कहते हैं, यानी कि उसके करंट के फ्लो को स्टॉप रोकने की क्षमता कहते हैं। ठीक है, यह तार की लंबाई और एरिया से बिल्कुल अलग होता है। इससे कोई इससे कोई डिपेंड नहीं करता कि लंबाई कितनी है, एरिया कितना है। यह रो से दिखाया जाता है, किससे, रो से दर्शाया जाता है। अब रजिस्टिविटी पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, तो वो डालते हैं रो पर। एक तो मटेरियल, ठीक है, यानी कि सामग्री, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम या सिल्वर। एक होता है टेम्परेचर, यानी कि तापमान, यानी तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता जो है वो बदल सकती है। और एक होता है फ्रीक्वेंसी केवल वैकल्पिक धारा यानी एसी मामलों के लिए। ठीक है, एसी मामलों के लिए। तो प्रतिरोधकता पर तार की लंबाई या क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि जो क्षेत्रफल अगर बदलें और लंबाई अगर बदलें तो रजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तरीके से ये समान रहेगी, इट रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट रिप्रेजेंट। एक बार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है। तो ये दर्शाती हैं क्या, ऑप्शन 3 के अगर पास जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता। बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तो ये वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो यह दिखाती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है और उसकी जो तीव्रता है वो कितनी है, यानी स्ट्रेंथ कैसी है। मैग्नेटिक फील्ड एक वह फील्ड होता है जो मैग्नेट या इलेक्ट्रिक करंट द्वारा उत्पन्न होता है और जो मैग्नेटिक बलों को महसूस कराता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स को महसूस करवाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें यह बताते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किस दिशा में काम करेगा और कितना मजबूत होगा। डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा नॉर्थ टू साउथ रहती हैं। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो जहां रेखाएं ज़्यादा नज़दीक होंगी वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और जहां रेखाएं दूर होंगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर बनेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन को कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द मैग्नेट, तो यह विकल्प गलत है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रॉन्स की गति को नहीं दर्शाती। इलेक्ट्रॉनों की गति या उनकी दिशा यह एक अलग अवधारणा है, एक अलग प्रिंसिपल है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को दर्शाती है। ठीक, और द फ्लो ऑफ एयर अराउंड द मैग्नेट की अगर बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हवा के प्रवाह से कोई संबंध नहीं होता। यह एक अलग तरह की प्राकृतिक घटना होती है हवा। और डायरेक्शन और इसको हमने देख लिया। और द ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करें तो यह भी एक तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ग्रेविटेशनल फील्ड से कोई भी रिलेट नहीं करती। ठीक, यानी कि कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पृथ्वी या किसी अन्य पिंड यानी कोई ऑब्जेक्ट के गुरुत्वाकर्षण बल को दर्शाता है जो चुंबकीय क्षेत्र से अलग होता है। ठीक है, अगर आप देखें तो यदि आप एक बार मैग्नेट लेते हैं और उसके पास लोहे की परत रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि लोहे की परत में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखती है और इन रेखाओं को देख करके आप ये समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा क्या है और क्षेत्र कहाँ मजबूत है, यानी फील्ड कहाँ मजबूत होगा और कहाँ कमजोर होगा। ठीक है, ये इस तरीके से पता लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब प्रकाश एक प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म की सतहों के साथ इसके परस्पर क्रिया का परिणाम क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रकाश अपवर्तित होगा, यानी कि लाइट इज रिफ्रैक्टेड। अगर हम बात करें प्रिज्म और प्रकाश के यानी लाइट के इंटरेक्शन की, तो जब लाइट एक प्रिज्म से गुजरती है, ठीक है, एक प्रिज्म से गुजरती है तो उसके साथ एक अच्छी तरह से समझने वाली एक घटना होती है जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है, जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम से गुजरता है जैसे कि हवा से कांच में, तो उसका गति बदल जाता है। ठीक है, और इसके कारण प्रकाश की दिशा बदल जाती है, इसे बोलते हैं अपवर्तन। प्रिज्म में यह बदलाव प्रिज्म की सतहों पर होता है। ठीक है, यह बदलाव प्रिज्म की सतहों पर होता है। जब प्रकाश एक लेयर से दूसरे में प्रवेश करता है तो वह अपनी दिशा बदल लेता है
और जब वह दूसरी सतह से बाहर निकलता है तो फिर से दिशा बदल लेता है। ठीक है, तो ये होता है प्रिज्म की एक घटना। तो अपवर्तन का अगर एक उदाहरण देखें तो अगर आप एक कांच के प्रिज्म में एक प्रकाश किरण डालते हैं तो वह कांच के अंदर की दिशा बदल देता है। पहले वह आंतरिक सतह यानी कि इंटरनल सरफेस पर अपवर्तित होता है और फिर वह एक्सटर्नल सरफेस से निकलने पर दिशा में और बदलाव लेकर आता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगर हम बात करें लाइट पासिस थ्रू द विदाउट एनी चेंज, ये गलत है। लाइट इज ओनली रिफ्लेक्टेड, परावर्तन तो नहीं होता क्योंकि यहाँ पर प्रकाश जो है एक लेयर से निकल करके दूसरी लेयर में जाता है। और लाइट इज ओनली एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पर भी ये घटना गलत है, अवशोषित नहीं होता। ठीक है, प्रकाश हमेशा, अगर प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो यह एक तरीके से लेयर को चीरता हुआ निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर एक माध्यम होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश मूव करता है। ठीक, तो इसमें प्रकाश का अवशोषण नहीं होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही गहराई के साथ चर्चा करने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम 1 बाय 1 यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही कोशिश करेंगे कि इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से आपका जो सब्जेक्ट है वो यहीं कवर हो जाए। चलिए, आपका यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।